की हमारी वीडियो। विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म हुआ था 1770 में कुकरमाउथ नाम की जगह पर और इन्होंने पढ़ाई की सेंट जॉन कॉलेज कैम्ब्रिज से। विलियम वर्ड्सवर्थ को उनकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था फ्रेंच रेवोल्यूशन ने। अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में विलियम वर्ड्सवर्थ 1791 में कुछ टाइम के लिए फ्रांस गए थे और 1792 में वहां से वापस लौटे कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से। इसके बाद वो अपनी सिस्टर डॉरथी और कॉलरिज के साथ में जर्मनी गए और 1802 में उन्होंने शादी की। 32 साल की उम्र में उन्होंने शादी की थी। 1843 में वो पोएट लॉरिएट बने और उसके बाद 1850 में उनकी डेथ हो गई। ये एक ब्रीफ बायोग्राफी है विलियम वर्ड्सवर्थ की। अब विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था 1798 में लिरिकल बैलेट्स के पब्लिश होने के साथ में। दोस्तों, सबसे जरूरी बात ध्यान रख लेना यहाँ पर कि लिरिकल बैलेट्स के 4 एडिशन पब्लिश हुए थे। सबसे पहला हुआ था 1798 में, दूसरा हुआ था 1800 में, तीसरा हुआ था 1802 में और चौथा हुआ था 1805 में। फर्स्ट वाला एडिशन एक एक्सपेरिमेंट था विलियम वर्ड्सवर्थ का। एसटी कॉलरिज के साथ मिलकर के ये एक्सपेरिमेंट किया था 1798 में वर्ड्सवर्थ ने। और दोस्तों, इसकी खास बात यह है कि इसमें प्रीफेस नहीं था, कोई भी प्रीफेस नहीं था। और सेकंड वाला एडिशन जो था 1800 में जो पब्लिश हुआ था उसमें प्रीफेस था, जिसको हम प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स बोलते हैं, याद रखना। अब लिरिकल बैलेट्स के दूसरे एडिशन की सबसे खास बात ये कि ये जो एडिशन था इसके अंदर विलियम वर्ड्सवर्थ और एसटी कॉलरिज दोनों की लाइफ के दो सबसे फेमस वर्क्स थे। सबसे पहली पोएम थी एसटी कॉलरिज की राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर और विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइफ की सबसे फेमस पोएम टिंटर्न एबे। ये भी फर्स्ट वाले एडिशन में ही थी और ये सबसे लास्ट वाली पोएम थी। इसके बाद में 1800 में जाकर इस बुक का सेकंड एडिशन पब्लिश हुआ प्रीफेस के साथ में, जिसको हम प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स बोलते हैं। दोस्तों, बात की जाए विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइफ की सबसे लंबी पोएम्स की, तो उनकी सेमी ऑटोबायोग्राफी उनकी लाइफ की सबसे लंबी पोएम्स में से एक है, जिसका नाम है द प्रेल्यूड। वो उनकी डेथ के बाद में पब्लिश हुई थी। ये मैं आपको बाद में भी बताऊंगा कि ये प्रेल्यूड के अंदर क्या था। तो हम लोग शुरू करते हैं। मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि वर्ड्सवर्थ की पोएट्री की क्या खास बात होती थी। सबसे पहली चीज तो ये याद कर लो कि वर्ड्सवर्थ को पोएट ऑफ नेचर कहा जाता है, यानी कि नेचर का पुजारी। नेचर को लेकर अलेक्जेंडर पोप से विलियम वर्ड्सवर्थ के विचार बिल्कुल अलग। दोस्तों, यहां पर ध्यान देना, पोप के नेचर को लेकर आइडियाज जो थे उनको कहा जाता है हाइपर इंडिविजुअलिज्म। पोप जितना ज्यादा हो सकता था उतना ज्यादा नेचर के लिए ऑब्जेक्टिवली सोचते थे, जबकि वर्ड्सवर्थ का नेचर के लिए जो प्यार था उसकी 4 स्टेजेस थी। मैं आपको चारों स्टेजेस के बारे में बताऊंगा। सबसे पहली स्टेज तो थी कि वो नेचर की बाहरी अपीयरेंस को ढंग से प्यार करते थे, जैसे उनकी एज के बाकी पार्ट्स करते थे, जैसे कलर, ब्यूटी, फॉर्म वगैरह। जैसा कि उन्होंने अपनी पोएम टिंटर्न एबे में बताया कि वो बचपन में कैसे नेचर की बाहरी अपीयरेंस को पसंद करते थे। दूसरी स्टेज है वो नेचर की शांति को भी पसंद करते थे। ये दूसरी स्टेज थी। नेचर की बाहरी अपीयरेंस पहली स्टेज, दूसरी स्टेज नेचर की शांति। तीसरी स्टेज ये थी कि वो नेचर को एक लिविंग सोल मानते थे, जो हर चीज में, इन झरनों में, इन बादलों में, आकाश में, पहाड़ों में, सब में एक लिविंग सोल है, वो है नेचर। और उनकी नेचर को लेकर जो प्यार था उसकी चौथी स्टेज ये थी कि वो नेचर को मैनकाइंड का एक ग्रेट टीचर मानते थे। एक इंसान का ग्रेट टीचर नेचर हो सकता है, ऐसा मानते थे। तो वो नेचर को इन 4 स्टेजेस के थ्रू प्यार करते थे। यहां दोस्तों याद रखना, वर्ड्सवर्थ के हिसाब से नेचर एक लिविंग सोल है जो हर किसी में है, हर चीज में है। और इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है पैंथियज्म। दूसरा, वर्ड्सवर्थ के हिसाब से नेचर एक हीलर भी है। जब हमारा हार्ट दुखी होता है तो नेचर उसके लिए हीलर का काम करती है, यानी कि उसको हील करती है, उसके जख्मों को भरती है। और जो हृदय नेचर से सच्चा प्यार करता है, नेचर उसे कभी धोखा नहीं देती। ये लाइंस वर्ड्सवर्थ ने कौन सी पोएम में कही है? टिंटर्न एबे में। अब यहां पर मैं आपको वर्ड्सवर्थ की क्वालिटीज बताता हूं। वर्ड्सवर्थ की क्या क्वालिटी थी? वर्ड्सवर्थ के बाद के 3 बहुत ही जरूरी पॉइंट, जैसे लॉर्ड बायरन, वो नेचर के भयानक एस्पेक्ट्स को देखते थे, नेचर के भयानक पहलुओं को देखते थे। जबकि शैले नेचर के चेंजफुल एस्पेक्ट्स को देखते थे, जैसे बादल हो गया, वो नेचर को एकदम साइंस की तरह लेते थे। जबकि कीट्स नेचर के लिए एकदम प्योरली सेंसुअस थे। लेकिन जब इन तीनों से वर्ड्सवर्थ का कंपैरिजन किया जाता है तो वर्ड्सवर्थ की खास बात ये थी कि वो नेचर के अगली साइड को कभी नहीं देखते थे। नेचर के खराब पहलू को कभी वर्ड्सवर्थ नहीं देखते थे।
ये बात मानी जा सकती है कि विलियम वर्ड्सवर्थ एक बहुत ही ग्रेट नेचर पॉइट थे, लेकिन इसी के साथ साथ वर्ड्सवर्थ पॉइट ऑफ मैन भी थे, पॉइट ऑफ विलेज लाइफ भी थे और पॉइट ऑफ चाइल्डहुड भी थे। इन सब के ऊपर भी अपनी अपनी कविताएं लिखी है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। वर्ड्सवर्थ की लाइफ का सिर्फ एक ही मोटो था, रिटर्न टू नेचर, नेचर की तरफ लौटो। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती की लाइफ का एक मोटो था कि वेदों की तरफ लौटो, हमारे यहाँ के स्वामी दयानंद सरस्वती का एक ही मोटो था कि वेदों की तरफ लौटो, वैसे ही वर्ड्सवर्थ का मोटो था नेचर की तरफ लौटो। अब दोस्तों, विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइफ के सबसे जरूरी वर्क जो उनकी डेथ के बाद में पब्लिश हुआ था, उनकी सेमी ऑटोबायोग्राफी द प्रेल्यूड की हम लोग बात करते हैं। द प्रेल्यूड की, द प्रेल्यूड दोस्तों वर्ड्सवर्थ की सेमी ऑटोबायोग्राफी है जो उनकी डेथ के बाद में पब्लिश हुई थी 1850 में, और इसको पब्लिश करवाया था उनकी वाइफ मैरी ने। इसके अंदर 14 बुक्स हैं। द प्रेल्यूड के अंदर वर्ड्सवर्थ ने ग्रोथ ऑफ पोएटिक माइंड और सोल को बताया है। मतलब अपने बचपन के दिनों से लेकर जब वो मैच्योर होने की एज तक उनकी पूरी कहानी इन 14 बुक्स के अंदर है। मैं आपको बताता हूं कि इन 14 बुक्स में क्या है। पहली और दूसरी बुक में वर्ड्सवर्थ ने अपने बचपन की बात की है, जब वो लेक डिस्ट्रिक्ट में रहते थे, जब वो नेचुरल एक्टिविटीज़ करते थे, जैसे बोटिंग करना, फिशिंग करना। ये सब नेचुरल एक्टिविटीज़ ने उनके दिल और दिमाग पर गहरा असर डाला बचपन में ही। द प्रेल्यूड की फर्स्ट बुक के अंदर उन्होंने अपने बचपन के शुरुआती 10 सालों को बताया है। दूसरी बुक के अंदर 10 से 17 सालों को बताया है। तीसरी बुक के अंदर जब वो कैम्ब्रिज में रह रहे थे तब के एक्सपीरियंस हमसे शेयर करते हैं कि वो कोई बहुत बड़े स्कॉलर नहीं बनना चाहते। जब वो कैम्ब्रिज में थे, पढ़ाई कर रहे थे। चौथी बुक के अंदर वो अपने समर वैकेशंस के बारे में बताते हैं, जब वो वापस अपने पुराने दोस्तों के पास लौटे। फिर फिफ्थ बुक में जाकर के वो बताते हैं कि कैसे वो बुक्स को पढ़ने लगे, बड़े बड़े ऑथर्स को पढ़ने लगे, कैसा बुक्स की तरफ उनका इंटरेस्ट बढ़ने लगा। बड़े बड़े इंग्लिश पोइट्स को उन्होंने पढ़ना शुरू किया, जैसे शेक्सपियर, मिल्टन। सिक्स्थ बुक में जाकर वो फिर से अपनी यूनिवर्सिटी की डल लाइफ को बताते हैं, जैसे वो अकेला अकेला फील कर रहे थे यूनिवर्सिटी में, और उस वक्त नेचर उनकी मेमोरी में था, तो उसी ने उनका साथ दिया वहां पर उस डल लाइफ में। फिर इसके बाद दूसरे समर वैकेशंस आ गए। वो अपनी सिस्टर डोरथी और अपनी दोस्त मैरी हचिंसन के साथ में उन्होंने एक अच्छा खासा टाइम गुजारा। ये मैरी हचिंसन इनकी वाइफ बनी थी आगे जाकर। अब इसके बाद थर्ड समर वैकेशंस आ गए, जब उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन ऑलमोस्ट कर ही ली थी। उस वक्त वो गए टूर पर, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और इटली। दोस्तों, ये विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइफ का सबसे जरूरी हिस्सा है जिसने उन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित किया जब वो फ्रांस गए थे। सातवीं बुक के अंदर वो लंदन के बारे में बताते हैं, जब वो अपनी बीए की डिग्री लेकर वापस लंदन आ गए, और लंदन की डल लाइफ के बारे में बताते हैं। आठवीं बुक के अंदर विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी चाइल्डहुड से लेकर के मैच्योरिटी तक के सफर का एक सर्वे करते हैं, और उसके बाद नेचर ने अभी तक उन पर किस तरह प्रभाव डाला है उस चीज़ का भी सर्वे करते हैं। 9th और 10th, 9वीं और 10वीं बुक के अंदर उन्होंने फ्रांस में जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया था उसके बारे में वो बताते हैं। उस फ्रांस के एक्सपीरियंस के लिए जो जोश है उसके बारे में बताते हैं। 11वीं बुक के अंदर वो ग्रेट स्पिरिचुअल क्राइसिस जो उन्होंने फील किया था उसके बारे में बताते हैं। और फाइनल की जो बुक्स हैं, इसके बाद की जो बुक्स हैं, उसमें किस तरह उन्होंने कॉलरिज और डोरथी के साथ मिलकर रोमांटिक एज शुरू की उसके बारे में बताते हैं। तो ऐसे करके इन 14 बुक्स के अंदर वर्ड्सवर्थ का पोएटिक माइंड डेवलप हुआ। अब दोस्तों, मैं वर्ड्सवर्थ की लाइफ के कुछ जरूरी इवेंट बताता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स। जैसे कि 1843 में वर्ड्सवर्थ ब्रिटेन के पोएट लॉरिएट बने थे। 1850 तक वो पोएट लॉरिएट रहे थे, जब तक उनकी डेथ नहीं हो गई, और वो रॉबर्ट साउदी के बाद में पोएट लॉरिएट बने थे। 1843 में पोएट लॉरिएट्स रॉबर्ट साउदी की डेथ के बाद में वो पोएट लॉरिएट बने थे, और उनके बाद में वर्ड्सवर्थ के बाद में एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन पोएट लॉरिएट बने ब्रिटेन के। और अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि ब्रिटेन का पहला पोएट लॉरिएट कौन था, तो जॉन ड्राइडन ब्रिटेन के फर्स्ट पोएट लॉरिएट थे। और पोएट लॉरिएट का मतलब क्या होता है? ब्रिटेन का राष्ट्र कवि। हमारे यहाँ पर जैसे राष्ट्र कवि होता है, वहां पर पोएट लॉरिएट होता है। दूसरा याद रखने वाली चीज ये है, वर्ड्सवर्थ की सिस्टर का नाम था डोरथी। ये नाम याद रखना, क्योंकि अपनी बहुत सी पोएम्स में वर्ड्सवर्थ ने डोरथी को मेंशन किया है। दूसरी उनकी वाइफ मैरी हचिंसन से उन्होंने 1802 में शादी की थी वर्ड्सवर्थ ने, 32 साल की उम्र में। और
मैरी हचिंसन को वो अपनी स्कूल लाइफ से, अपने बचपन से जानते थे। उनकी डेथ के बाद में मैरी हचिंसन ने ही उनकी सेमी ऑटोबायोग्राफी प्रेल्यूड को पब्लिश करवाया था। अब ऐसा मत समझो कि वर्ड्सवर्थ की गर्लफ्रेंड नहीं थी। वो जब फ्रांस गए थे तो एक फ्रेंच वुमेन के साथ में प्यार में पड़ गए थे। वो उसका नाम था अनेट वेलन, जिससे विलियम वर्ड्सवर्थ को 1792 में एक बेटी हुई जिसका नाम था कैरोलिन। लेकिन कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से विलियम वर्ड्सवर्थ को वापस ब्रिटेन लौटना पड़ा। फिर उस वक्त आतंक का माहौल था, फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था, तो वो वापस फ्रांस न गए और अपनी बेटी से मिल नहीं सके। लेकिन 1802 में वर्ड्सवर्थ अपनी बहन के साथ, अपनी बहन डॉरथी के साथ में गए थे फ्रांस। लेकिन इसी साल वर्ड्सवर्थ ने मैरी हचिंसन से शादी कर ली। अपनी बेटी के लिए भी वर्ड्सवर्थ ने बहुत कुछ किया, उसको पैसे भिजवाए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 1793 से 1795 के बीच में ही विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक पोएट के प्रोफेशन को चुनने की शुरुआत कर दी थी, यानी कि एक पोएट बनने की शुरुआत कर दी थी। 1795 में उनकी सॉमरसेट नाम की जगह पर कॉलरिज से मुलाकात हुई और मिलते ही ये उस फ्रेंड बन गए। 1798 में इन दोनों ने मिलकर लिरिकल बैलेड्स का फर्स्ट एडिशन लिखा। और दोस्तों लिरिकल बैलेड्स का जो फर्स्ट एडिशन था उसकी खास बात ये थी कि पर किसी भी ऑथर का नाम नहीं था, यानी कि ना तो वर्ड्सवर्थ का नाम उस पर था, ना कॉलरिज का नाम उस पर था। ये इन दोनों का मिला जुला एक्सपेरिमेंट था कि पब्लिक क्या हमारे वर्क्स को पसंद करती है या नहीं। और अच्छी बात ये थी कि ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा और फिर साल 1800 में इसी बुक का सेकंड एडिशन आया। लेकिन इस बुक का सेकंड एडिशन जो था उस पर ऑथर का एक ही नाम था और वो नाम था वर्ड्सवर्थ। और इस बुक का प्रीफेस भी वर्ड्सवर्थ ने ही लिखा था। अब सेकंड एडिशन में प्रीफेस को भी जोड़ा गया और इसको हम जानते हैं प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स के नाम से। तीसरा एडिशन पब्लिश हुआ 1802 में और दोस्तों फोर्थ और फाइनल एडिशन पब्लिश हुआ 1805 में लिरिकल बैलेड्स का। वर्ड्सवर्थ ने दोस्तों अपनी लाइफ में एक प्ले भी लिखने की कोशिश की। वो प्ले था वर्ड्स प्ले, जिसका नाम था द बॉर्डरर्स। ये एक वर्ड्स ट्रेजेडी थी, यानी कि पोएम में लिखी हुई थी। 1795 से 1797 के बीच में इसको वर्ड्सवर्थ ने लिखा था, जिसे परफॉर्म करने के लिए ही मना कर दिया गया। थिएटर के मैनेजर ने इसे परफॉर्म करवाने के लिए ही मना कर दिया। तो ये वर्ड्सवर्थ की लाइफ का एक डिजास्टर थी। तो वर्ड्सवर्थ पोएम्स के लिए ही बने थे, वो पोएम्स ही लिखते थे। 1798 में वो जर्मनी गए थे कॉलरिज और डॉरथी के साथ में, तभी इन्होंने प्रेल्यूड को लिखना भी शुरू किया। याद रखना 1798 में ही वर्ड्सवर्थ ने प्रेल्यूड को लिखना शुरू किया, अपनी सेमी ऑटोबायोग्राफी को लिखना शुरू किया। लूसी पोएम्स को भी इन्होंने जर्मनी में ही लिखा था। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, इसके बाद ये जर्मनी से अपनी सिस्टर के साथ में वापस आ गए। यहाँ पे आकर 1802 में इन्होंने शादी की थी मैरी हचिंसन से। उनसे इनको 5 बच्चे हुए और 1843 में रॉबर्ट साउदी की डेथ के बाद में विलियम वर्ड्सवर्थ पोएट लॉरिएट बने। शुरू में विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये इतनी बड़ी उपाधि लेने के लिए मना कर दिया कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। तो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे रॉबर्ट पील, उन्होंने वर्ड्सवर्थ को समझाया, फिर जाकर विलियम